नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थोड़ी देर के लिए रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा जाने के दौरान वे 5 मिनट रायपुर एयरपोर्ट पर रुकेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। पीएम मोदी के ट्रांजिट विजिट को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुलाकात जरूर होगी, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। रायपुर की धरती में कदम रख रहे हैं, मगर बहुत ही संक्षिप्त उनका विजिट है। रायपुर छत्तीसगढ़ उनका आगमन हो रहा है। ऐसे भी 6 तारीख को उनकी सभा है और सभा में आएंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कौन कौन उनका स्वागत करने पहुंचने वाला है एयरपोर्ट? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 5 मिनट ही रायपुर में रहेंगे, लेकिन जाहिर है कि प्रदेश के तमाम जो बड़े आला नेता हैं भाजपा से जुड़े हुए, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी हो, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, ये तमाम नेता, उनके साथ ही जो दूसरे और भी बड़े नेता हैं, सभी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और उस 5 मिनट के दौरान प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों से मुलाकात होगी, बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। और जाहिर है कि लोकसभा चुनाव का जिस तरीके से बिगुल बजा हुआ है, तमाम जो तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो प्रदेश में हो या देश में हो, तो इन तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं एक चर्चा होगी। और जो 6 तारीख को विजिट होने वाला है प्रधानमंत्री का बालोद में, उसको लेकर भी चर्चा जरूर वो दिशा निर्देश देंगे। और जिस तरीके से प्रदेश में 11 सीटें हैं, उसमें से 10 सीटें भाजपा के पास है, तो उन 10 सीटों को कैसे बचा कर रखा जाए, बल्कि 11 सीटें कैसे जीती जाए, इन चीज़ों पर भी जरूर किसी न किसी तरह से मंथन किया जाएगा। और भाजपा के नेता जरूर आश्वस्त करेंगे कि उनकी तरफ से पूरे प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं और जो नेता हैं, वो भाजपा को जिताने के लिए अपनी जो मेहनत है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि दौरा भले ही संक्षिप्त रहने वाला है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। इसके लिए 24 अकबर रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। घोषणा पत्र की जो थीम है वो अन्याय से न्याय की ओर रखी गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कई घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि देश के 5 करोड़ परिवार या फिर ये कह लीजिए कि 25 करोड़ लोगों को सालाना 72,000 रुपये दिए जाने का वादा, युवाओं को 22 लाख नौकरियां देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये नौकरियां नए पदों के सृजन से नहीं, बल्कि ये वो पद हैं जो एनडीए भाजपा सरकार के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो वो इन पदों को भरने का काम करेगी। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए एक त्वरित कार्यबल गठित करने की योजना बनाई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद है। राघवेंद्र, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र की महती जिम्मेदारी नजर आई थी, अब क्या लग रहा है कि ये घोषणा पत्र भी छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत खास होगा? निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र कांग्रेस तैयार की है, उसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं का, खासकर टीएस सिंहदेव की भी मदद ली गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसमें आम लोगों से
राय ली गई थी और उसके आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया था और घोषणा पत्र बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा, जिसका असर ये हुआ कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 68 सीटें जीत कर आई है। बम्पर जीत कांग्रेस ने दर्ज की थी, क्योंकि एक बड़ा कार्ड जो है जरूर कांग्रेस के द्वारा खेला गया है, जो कि न्याय योजना की उसको घोषणा पत्र में शामिल करते हुए तमाम ऐसे चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी हो, इस तरीके की चीज़ें लेके आए घोषणा पत्र में कांग्रेस शामिल करेगी, जिनसे आम लोगों को, किसान को, मजदूरों को कहीं न कहीं अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। हालांकि उसका असर कितना होगा उस घोषणा पत्र का देखना होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में जाहिर है छत्तीसगढ़ में उसका व्यापक असर हुआ था। पिछली सरकार के प्रति खैर नाराजगी भी थी, लेकिन कहीं न कहीं घोषणा पत्र का असर जो है खुद भाजपा के बड़े नेता स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र था वो बहुत ज़्यादा प्रभावी था, जिसके असर के कारण से उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। जाहिर है राष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है कांग्रेस के द्वारा, उसका आज घोषणा पत्र जारी करेगी और उसमें तमाम ऐसे मुद्दों को यानी कि उसका असर भी कहीं न कहीं देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। जीसीसीजे की आज फिर बैठक होने जा रही है। कल लोकसभा चुनाव को लेकर आपात बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जेसीसीजे की सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए थे। जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजित की गई थी। अजीत जोगी के चुनाव लड़ने को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। जेसीसीजे की सहयोगी बीएसपी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। बीएसपी 3 और सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए नामांकन भी खरीद चुकी है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कोरबा लोकसभा सीट से अजीत जोगी को प्रत्याशी बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ बसपा ने अपने प्रत्याशी सरदार परमीत सिंह को घोषित कर दिया है। पहले ही नामांकन फॉर्म वे ले चुके हैं। आज अपना नामांकन फॉर्म आम सभा के बाद पर रैली निकालकर दाखिल भी करने वाले हैं। प्रत्याशी सरदार परमीत सिंह ने बसपा सुप्रीमो का आभार जताया है कि उन्हें कोरबा लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। संगठन और जेसीसीजे के सहयोग से लोकसभा चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों पर विश्वास किया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जितनी उनके अंदर ऊर्जा है इस टिकट को प्राप्त करने के बाद में, हम निश्चित ही जो हमारे कैडर वोट हैं और जो हमारा संगठन है उसके साथ में हम बहुत मजबूती के साथ आएंगे। और मैं दावा करता हूं कि हम जीत के दिखाएंगे लोकसभा चुनाव कोरबा से। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जो कि जोगी कांग्रेस बसपा का संयुक्त गठबंधन की प्रत्याशी है, निश्चित रूप से लोकसभा कोरबा से विजय होगा। और चूँकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नीति लगभग एक सा है, जन विरोधी नीति है और जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए क्या है, हमारा प्रत्याशी परमीत सिंह जी हैं और मनिंदगढ़ के रहने वाले हैं और हमको पूरा विश्वास 100% मैं इधर पे हम जीतेंगे लोकसभा में। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, आखिर क्या चल रहा है? गठबंधन मजबूत रह पाएगा या फिर टूटने की कगार पर है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है कि जोगी को ही चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्या समझा जाए? देखिए, गठबंधन बना रहेगा ये जाहिर है, क्योंकि बात की जाए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ने के मूड में है, क्योंकि जितना मंथन उस पार्टी के अंदर चल रहा है इतने मंथन की आवश्यकता होती नहीं है। लगातार पार्टी के द्वारा मंथन ही किया जा रहा है, लेकिन कोई प्रत्याशी घोषित करने की एक तरीके से कहा जाए कि अजीत जोगी हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं और ये पूरी संभावना है कि वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोरबा से हालांकि उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है उसके अनुसार दीपेश पूरी संभावना है कि उनकी पार्टी किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि पहले 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना थी, जिसमें कोरबा, रायपुर और बिलासपुर था, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार उनके चुनाव लड़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि बसपा की ओर से
बाकायदा नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया है, प्रत्याशी भी एक तरीके से इनडायरेक्टली घोषित ही कर दिया गया है। जाहिर है कि बसपा फिर सभी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अगर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है, जिसकी पूरी संभावना है। और ये जो मंथन है, जो बैठकों का दौर है, वो केवल दिखावा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा बैठकों की ज़रूरत होती नहीं है। राष्ट्रीय दल जो है आसानी से अपने निर्णय कर ले रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो या दूसरे तमाम दल जो हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़े। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के तमाम बड़े नेता छिटकते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं पार्टी से, तो जाहिर है उसके कारण से भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है। दीपेश, बिल्कुल ना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि समझा जा सकता है कि कोशिश ये की जा रही है कि माहौल बनाए रखा जाए और सपोर्ट बीएसपी का कर दिया जाए। इस तरह की स्थिति अभी वहां पर निर्मित हो रखी है। आगे बढ़ते गए, ओडिशा में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौट रखे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जगदलपुर में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। बस्तर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने बस्तर के भाजपा नेताओं से बात की है। इसके बाद वे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। न्यूज 18 पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के राहुल प्रियंका राम मंदिर जैसे मुद्दे पर दिए हुए बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कल हमला बोला है। पीसीसी संचार प्रमुख का शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यूपी में प्रियंका के आने से बीजेपी को डर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जुमलेबाजों की पार्टी बताते हुए त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव में ही राम मंदिर की याद आती है। प्रियंका गांधी जी के सक्रिय राजनीति में आते ही उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार देने के बाद उत्तर प्रदेश में जो उत्साह का संचार हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। और मैं आपको यह सुनिश्चित रूप से कह रहा हूं कि प्रियंका जी को जिन सभी सीटों की जवाबदारी दी गई है, प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। इसका कांग्रेस को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर जीतने की रणनीति से काम कर रही है और हमारा लक्ष्य 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी सफलता प्राप्त करना है। कांग्रेस दिल्ली में भी सरकार बनाएगी और 2022 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। स्मृति ईरानी जी 3 बार हार चुकी हैं। अमित शाह जी या भाजपा के किसी भी नेता ने कब कहा कि स्मृति ईरानी हारने वाली है? लेकिन स्मृति ईरानी हारती रही हैं, 3 बार हारी हैं, 4थी बार भी हारेंगी। अमित शाह जी के कहने से अमेठी की जनता उनके भुलावे में आने वाली नहीं है। हर चुनाव के पहले इस मुद्दे को उठा के राजनीतिक लाभ लेने की भाजपा कोशिश करती है और चुनाव खत्म होने के बाद भगवान राम को वहीं तंबू में उनके हालत पर छोड़ देती है। निश्चित रूप से जनता किसी की मिल्कियत नहीं है और अमित शाह और मोदी की जुमलेबाज जोड़ी की मिल्कियत तो कदापि नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अमित शाह देखते रहें। सच्चाई तो यह है कि नॉर्थ ईस्ट से इस बार भाजपा का सफाया होने वाला है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान से अब चौथे स्थान पर खिसक चुकी है। वहाँ सत्ता का संघर्ष कांग्रेस और बीजू जनता दल के बीच है और निश्चित रूप से इस बार उड़ीसा में परिवर्तन भी आएगा। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने भी निशाना साधा है। जोगी ने कहा कि देश में 2 जगहों से चुनाव लड़ना कायरता नहीं। यूपी में महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए जोगी ने कहा कि यहां से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप से उत्तर पूर्व में भाजपा के खिलाफ असंतोष है। ये तो वैसे कांग्रेस का आंतरिक मामला है, पर इतना मैं कह सकता हूं कि 2 सीटों पर लड़ने की परंपरा बहुत पुरानी है। आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी 2 सीटों पर लड़ी थी। स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी पिछले ही चुनाव में 2 सीटों पर लड़े थे। तो बड़े नेता अक्सर 2 सीटों पर इसलिए लड़ते हैं कि लगे कि वे पूरे भारत के नेता हैं। तो 2 सीटों पर लड़ने
को कायरता नहीं कहा जा सकता। भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो मंदिर का विरोध करता है। अमित शाह जी का कहने से जातिगत समीकरण बदल जाएंगे या टूट जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और मेरा ये मानना है कि यूपी की पॉलिटिक्स जैसी चलती थी वैसी ही चलेगी, और अमित शाह जी के कहने से या किसी के कहने से यूपी की राजनीति नहीं बदलेगी। जब से सिटीजनशिप एक्ट बनाया है तब से पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में बहुत असंतोष भाजपा के खिलाफ भड़का है। इसमें से 23 सीटें जीत जाएंगे, ये कहना तो सच में गलत है, और मैं कह सकता हूँ सम्मानपूर्वक कि हास्यास्पद भी है। चुनावी दौर में विवादित बयानों की होड़ शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी जुड़ चुका है। कोरबा में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से पहले आयोजित पार्टी की सभा को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कांग्रेस के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान को लेकर कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक अमरजीत भगत का कहना है कि विधानसभा में मिली हार की वजह से ही बीजेपी के पूर्व मंत्री मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं और ऐसे उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाना में गुजरात में अक्षरधाम पे हमला हो रही, कांग्रेसी मन कुछ बदला ले रही इसका पाकिस्तान के साथ। इस प्रकार से हल्के शब्द का प्रयोग करने से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय विधानसभा चुनाव हारने के बाद मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। चाहे इनके राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे इनके प्रदेश के मंत्रीगण हो, सभी इस समय मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं और उलझुल बयान कर रहे हैं। इसके लिए ना तो शब्द उचित है ना समय उचित है। आगे बढ़ते हैं। टिकट कटने के बाद पहली बार रमेश बैस सोमवार को दिल्ली से रायपुर लौटे तो अलग ही नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में रमेश बैस के समर्थक कर रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया। इनमें रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी भी शामिल थे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए रमेश बैस ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में कार्यकर्ता कमाए हैं और उन्हें टिकट कटने की कोई भी चिंता नहीं है, उसकी कोई कसक नहीं है। वहीं सुनील सोनी को गुरुमंत्र देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीवन के अंत में रावण ने लक्ष्मण को गुरुमंत्र दिया था, मैं भी सुनील सोनी को गुरुमंत्र दूंगा। लोकसभा का चुनाव है, मैं पार्टी का आदेश को मानते हुए पार्टी मुझको जो भी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि रायपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते। कोई कहीं कसक है क्या मन में? मेरे मन में कोई कसक नहीं है। मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, रावण अंतिम संयम में था। राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जाओ उनसे कुछ विद्या सीखो। लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर विद्या सीखा और निश्चित रूप से सुनील सोनी को मैं भी विद्या दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कोरबा लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को स्थानीय और निर्दलीय प्रत्याशी चुनौती देने तैयार हैं। जैसे जैसे नामांकन की अंतिम तारीख करीब आ रही है, दावेदारों के लिए ताल ठोकने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी है। कोरबा लोकसभा की सीट में जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, वहीं बसपा, सपा, आप समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। अब तक करीब 12 लोग नामांकन पत्र ले चुके हैं, जबकि 2 लोग नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस चुनाव पे कोरबा लोकसभा क्षेत्र पे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो काफ़ी क्या है इस बार प्रभाव डालेंगे और वो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। चूँकि क्या है, अभी आपके जो
आदिवासी जो समाज प्रमुख लोग हैं, जो क्या है कांग्रेस से जो जिनका वोट बैंक रहा करते थे, ये नाराज होकर के मैदान पे आ रहे हैं, उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। अमीर देश के गरीब लोगों के भलाई के लिए काम करने के लिए मैदान में आए हैं, क्योंकि इस देश में 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ एनपीए हो जाता है, लेकिन हमारे देश की जनता को कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी से पता चलता है कि देश कितना अमीर। जेल में रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव सियासत कर रहे हैं, लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया है। 4 साल बाद पहली मर्तबा किसी न्यूज चैनल को दिए हुए अपने इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव जेल से फोन करते हैं और ये बात सबको पता है। 4 साल बाद नीतीश कुमार ने पहली बार न्यूज 18 नेटवर्क को अपना इंटरव्यू दिया है, जिसे आप जल्द ही न्यूज 18 नेटवर्क पर देखेंगे। बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं खबर दुर्ग से, जहां पर खेल ग्राम पुरैक में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गांव के 22 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। 11 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर अचानक लोग बीमार हो गए हैं। 11 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, तो वहीं 22 लोगों को डायरिया होना बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।